हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग लिटिगेशन फ्री विलेज कैंपेन। ये दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आया है। 1 साल तक कोर्ट में नहीं पहुंचा मुकदमा तो 5 गांव होंगे सम्मानित। तो चलिए ये पूरा न्यूज़ क्या है देखते हैं। सो द न्यूज़ इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी मुजफ्फरपुर ने आइडेंटिफाई किया है 5 विलेजेस को जहां पे ये कैंपेन रन होगा, दैट इज लिटिगेशन फ्री विलेज कैंपेन। इसका एम है टू रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट, जो छोटे छोटे डिस्प्यूट हैं उनको आपस में मिलके सुलझाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। सो द एम इज टू रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट locally through mediation and reconciliation so that the cases do not reach courts। तो कोर्ट्स के ऊपर भी बर्डन कम करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। जो सिलेक्टेड विलेजेस हैं उनमें छपरा, मुसहरी ब्लॉक, यजुआर मध्य, कटरा ब्लॉक, चतरसी, मीनापुर ब्लॉक, रुपवारा, मरवान ब्लॉक एंड सकरी सरैया पुरहानी ब्लॉक। तो ये 5 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया। ये कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर में है। इन 5 ही विलेजेस को क्यों सिलेक्ट किया गया? बिकॉज इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक यजुआर मध्य और सकरी की अगर बात की जाए तो इन्होंने नेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त किया है फॉर क्लीनलीनेस। छपरा इज क्लोज टू द सिटी एंड इट्स ग्राम कचहरी इज फंक्शनिंग efficiently, effectively. Rupwara already resolves small dispute through mutual settlement and जो चतरसी है जो नक्सल अफेक्टेड था वहां के अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लीगली अवेयर हो चुके हैं। इसीलिए इन 5 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। मेजर फीचर्स की अगर बात की जाए तो द कैंपेन विल कंटिन्यू फॉर 1 ईयर। ये 1 साल तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। क्यों? सो दैट जो माइनर सिविल एंड कम्युनिटी डिस्प्यूट है उसको सेटल किया जाए एट विलेज लेवल। इसके लिए ट्रेन्ड एडवोकेट्स एंड मीडिएशन एक्सपर्ट will provide special training for local representatives। village will be informed from और जो villagers हैं उनको बताया जाएगा जो जो लिटिगेशन होता है वो कितना कम्बरसम प्रोसेस है, आपको कितनी डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ेगा आप अगर कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो। विलेजेस विल बी इन्फॉर्म अबाउट द फाइनेंशियल, सोशल एंड procedural difficulties associated with prolonged litigation। Then legal awareness program will be organized to promote amicable settlement and local institutions such as Gram Panchayat, Gram Kachari and elected representatives will play an important role। लोगों को कोर्ट के जो कम्बरसम प्रोसेस है उससे बचाने के लिए और विलेज लेवल पे ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड मीडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सुलझाने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूज आर्टिकल क्या था? 1 साल तक कोर्ट में नहीं पहुंचा मुकदमा तो 5 गांव होंगे सम्मानित। एक पॉइंट विच आई हैव मिस्ड, विच इज अगर कोई केस नहीं रजिस्टर किया जाएगा, इफ नो केस फ्रॉम दीज विलेजेस रीच द कोर्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल तक अगर केसेस नहीं जाएंगे तो द कंसर्न जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऑनर किया जाएगा। द क्वेश्चन इज with reference to the litigation free village campaign in Muzaffarpur, consider the following statement। First statement is it promotes settlement of minor dispute through mediation at the village level। Absolutely correct statement। Villagers are legally barred from approaching courts during the campaign। ऐसा कुछ नहीं होगा। They are not barred। Local representatives may be honored if no case reaches court for 1 year। This is also correct statement। 1 and 3B. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect। The campaign does not restrict or debar anyone from their legal right to approach court। अगर objectives की बात की जाए तो it will reduce burden on courts and save villages time and money। उनके पैसे भी बचेंगे, उनका समय भी बचेगा और जो ट्रॉमा है, जो कोर्ट में जो ट्रॉमा जो लोग सफर करते हैं उनसे भी इनको राहत मिलेगी। It will promote social harmony, access to justice and grassroots institutions। It is important for alternate dispute resolution like legal literacy, panchayati raj and
गुड गवर्नेंस। ऐसे पहले भी कुछ एग्जांपल्स हुए हैं, जैसे जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, पहला है कटहरवा विलेज जो कि वेस्ट चंपारण में है। रिपोर्टेडली नो केस हैज बीन फॉर्मली रजिस्टर्ड सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद यहाँ से कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है कोर्ट में। एज डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू द विलेज चौपाल। विलेज चौपाल के थ्रू यहाँ पे केस रिजॉल्व किया जाता है। सेकेंड इज बनकत विलेज फ्रॉम गया। यहाँ इसको तो जीरो केस विलेज के नाम से जाना जाता है। 111 साल में एक भी केस कोर्ट नहीं गया है। दैट इज हैज रिपोर्टेडली रिमेन्ड अ जीरो केस विलेज फॉर अराउंड 111 years owing to ट्रेडिशनल पंचायत मैकेनिज्म एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो कोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए, केसेस का बर्डन जो है कोर्ट पे कम करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। There are approximately 5.64 lakh crore cases which are pending in judiciary। और कुछ समय पहले पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था 5.64 करोड़ केसेस में से लगभग 5 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो माइनर डिस्प्यूट्स हैं। सो अगर ये मुहिम सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे लोग इस कम्बरसम प्रोसेस से बच जाएंगे। नेक्स्ट इज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है वो बिहटा में बनने जा रहा है। तो चलिए, बेटियां हुनरमंद बनेंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी, सम्राट। चलिए ये न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। सो द बिहार गवर्नमेंट हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। कहाँ पे? तो सिकंदरपुर बिहटा में ये बनेगा। द इनिशिएटिव सीक्स टू प्रोवाइड एडवांस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन जो बिहार की महिलाएं हैं उनको वोकेशनल एंड एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड इट विल इंप्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ है? सिकंदरपुर बेटा में। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए तो 99.1 करोड़ का एस्टिमेट है। कैंपस एरिया 4 एकड़ में बनाया जाएगा। द इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड मॉडर्न टेक्निकल वोकेशनल एंड एडवांस्ड trade training to women of Bihar. It aims to make Bihar daughters skilled, self-reliant and employable. इसके साथ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के डेवलपमेंट की भी बात की गई है। सो द बिहार गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैव आल्सो एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। अगर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के रोल की बात की जाए तो इट विल प्रोवाइड training according to the international standards, preparing Bihar youth for the employment opportunities abroad। जितने भी जो abroad में जितने भी employment है उसके लिए इनको तैयार किया जाएगा। So developing language and communication skills इनको सिखाया जाएगा and अलाइनिंग जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल लेबर मार्केट की नीड है उसके अनुसार ये उससे अलाइंड होगा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अर्लियर वुमेन फ्रॉम बिहार ऑफन हैड टू ट्रैवल टू अदर स्टेट्स फॉर स्पेशलाइज्ड और एडवांस ट्रेनिंग। द परमानेंट NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैंपस विल प्रोवाइड सच फैसिलिटीज विद इन बिहार। तो पहले बाहर जाना पड़ता था, अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। It will reduce dependence on institutions outside the state, improve participation of women in technical occupation, greater access to industry relevant and internationally recognized skills, and it will promote women's economic independence। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed National Skill Training Institute for Women at Bihta, consider the following statements. It will established at Sikandarpur on a 4-acre campus. This is correct. Its estimated construction cost is 99.97 crore. ये भी सही है। It will provide advanced technical and vocational training exclusively for overseas employment. ये गलत statement है। So 1 and 2. So the third statement is incorrect because training will support domestic employment, entrepreneurship and global opportunities, not only overseas jobs। डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज बिहार CAG रिपोर्ट 2024, राज्य की बकाया देनदारियां सीमा के अंदर। चलिए क्या है ये न्यूज, ये देख लेते हैं।
So, the Comptroller and Auditor General report for Bihar for the financial year 2024-25 इसको टेबल किया गया है इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। रिपोर्ट ने जितने भी फिस्कल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर पैटर्न है एंड बजट मैनेजमेंट को प्रोसेस किया है। इसके मेजर फाइंडिंग्स की बात की जाए तो जो फिस्कल डिफिसिट है, इट हैज एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बिहार का फिस्कल डेफिसिट 4.1 ऑफ जीएसटीपी हुआ था 2020 में, विच इज वे अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 3.5%। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है। A high fiscal deficit indicate that the government total expenditure substantially exceeded its non-borrowed receipt. तो फिस्कल डिफिसिट 4.16%। अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की बात की जाए तो वो है 37.72%। ये लिमिट के अंदर है। द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज 39.90% ऑफ जीएसडीपी। अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पोजीशन की बात की जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज हुआ है 13.90% से, जो कि बढ़ के हो गया है मोर देन 2.18 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है 19.8% से। इसमें एक चीज देखने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटेड फॉर मोर देन 83% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो आम खर्चे हैं सरकार के, जिससे कोई भी कैपिटल जनरेट नहीं होता है, वो खर्च का 83% ऑक्यूपाई करता है। सो a high share of revenue expenditure leaves comparatively fewer resources for capital expenditure, infrastructure creation and long term development. एक और important concern है that कि टोटल आउटले बजट का 3.64 लाख करोड़ है, उसमें से सिर्फ खर्च हुआ है 2.87 लाख करोड़। लगभग 77,340 करोड़ वेर अनस्पेंट, मतलब इसको खर्च नहीं किया गया, विच इज 21 पॉइंट। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है वीकनेसेस इन रियलिस्टिक बजटिंग। आप सही तरीके से बजट बना नहीं रहे हैं। डिपार्टमेंटल प्लानिंग की कमी दिखाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी की कमी दिखाता है। कुछ अदर इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया है सीएजी ने, which is related to सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी कुछ इरेगुलरिटीज है। पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो ग्रांट्स देती है सरकार फॉर पर्टिकुलर टास्क, उसको वो हुआ कि नहीं, उसके रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, वो भी अभी बहुत सारे पेंडिंग है। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो आम डे टू डे खर्च होते हैं सरकार के, वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, फाइनेंशियल कंट्रोल इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सारे चीज हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बिहार फिस्कल पोजीशन इन सीएजी रिपोर्ट 2024-25, consider the following statement. The fiscal deficit was 4.16% of GSDP, जो above the prescribed limit, जो कि 3.5% है। ये सही स्टेटमेंट है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 3% ऑफ जीएसडीपी, ये सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंस्टिट्यूटेड लेस देन हाफ, नहीं, ये लगभग 83% था। सो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 2। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग मिथिला और ऑक्सफोर्ड में ज्ञान की साझेदारी, संजय झा। सो क्या है ये न्यूज, ये देख लेते हैं। द बिहार गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स फॉर्मल कॉन्सेंट, अपना फॉर्मल कॉन्सेंट दे दिया है बिहार सरकार ने। इसलिए तो द कॉपरेशन बिटवीन द मिथिला संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा एंड ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी, जो कि लंदन में बेस्ड है, उनके बीच कॉपरेशन के लिए बिहार सरकार ने अपना कंसेंट दे दिया है। ये इनिशिएटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? सो द इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ नॉलेज पार्टनरशिप फॉर द स्टडी, preservation and global promotion of Sanskrit manuscripts and the intellectual tradition of Mithila. So the intellectual traditions of Mithila और संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए ये एक पार्टनरशिप
किया जा रहा है बिटवीन मिथिला संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा एंड ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it promotes academic research in Sanskrit literature and philosophy. It will support study of critical editing, preservation and documentation of manuscripts का documentation, उनके preservation और उनके critical editing और study को support किया जाएगा। और ये encourage करेगा scholar exchange, publications, seminars and international academic cooperation between Bihar and Bihar's संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी। मिथिला का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? बिकॉज मिथिला इज हैज बीन हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सेंटर। मिथिला एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर है फॉर संस्कृत एजुकेशन। यहाँ पे न्याय फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ मीमांस और धर्म शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ। जितने भी ट्रेडिशनल मैन्युस्क्रिप्ट है यहाँ पे प्रिजर्व्ड है और यहाँ पे फिलोसफिकल डिबेट्स एंड स्कॉलिस्टिक लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द रीजन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद मेजर स्कॉलर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ नव्य न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक यहाँ पे डेवलप हुआ है, सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to the proposed Mithila-Oxford Knowledge Partnership, consider the following statement. It involves the Mithila Sanskrit Research Institute Darbhanga, correct statement. The Oxford Sanskrit Text Society is associated with the University of Oxford, obviously correct. The initiative is primarily meant to establish a technical engineering institute in Bihar. Yeah, absolutely correct statement. So 1 and 2. The initiative focus on Sanskrit research rather than engineering and technical thing. Sanskrit research, manuscript and academic cooperation, not engineering education. So 1 and 2. Next is Patna के इस्कॉन मंदिर कैंपस में नेशनल सिल्क एक्सपो लॉन्च किया गया है। इस्कॉन मंदिर में नेशनल सिल्क एक्सपो शुरू। चलिए इसके रिगार्डिंग क्या है ये न्यूज हम देख लेते हैं। सो एक 7-day नेशनल सिल्क एक्सपो बिगैन एट इस्कॉन टेम्पल ऑडिटोरियम, जो कहाँ है? बुद्ध मार्ग पटना में। इट प्रोवाइड्स वीवर्स, जो भी बुनकर है और एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन है, उनको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। मोर देन 150 वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग। प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिल्क गारमेंट्स, ये नाम इसका सिल्क एक्सपो है, बट यहाँ पे सिल्क गारमेंट्स के अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, एथनिक क्लोथिंग एंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी प्रमोट किए जाएंगे। सो इसका महत्व क्या है? इट इम्प्रूव्स मार्केट एक्सेस बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडियरीज। इट प्रमोट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हैंडलूम डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इकोनॉमी, and it supports employment and income generation in rural and semi-urban artisan communities. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the National Silk Expo held in Patna, consider the following statements. First statement is, it is being organized at ISKCON Temple Auditorium on Buddha Marg. Correct statement. More than 150 weavers and handicraft artisans are participating. This is also correct. The expo is limited exclusively to silk products. This is wrong statement. So 1 and 2 is the correct statement. यहाँ पे besides silk, cotton, ethnic garments are also being exhibited and sold. अगला टॉपिक है regarding आवंटित भूमि पर शुरू कर सकते हैं दूसरा व्यवसाय। चलिए ये न्यूज क्या है ये देख लेते हैं। सो अभी बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पास हुआ है। इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहा गया है दैट अगर उन्होंने जो ओरिजिनल बिजनेस प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं रहा तो दे मे स्टार्ट अनदर बिजनेस ऑन द अलॉटेड इंडस्ट्रियल लैंड इफ द ओरिजिनल यूनिट कैन नॉट ऑपरेट। सो जो अलॉटेड इंडस्ट्रियल लैंड है उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेप लिया गया है। इसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी। इसके अगर प्रोविजंस को देख लिया जाए तो चेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैन रिवाइव अंडर यूटिलाइज और लॉस मेकिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। गवर्नमेंट आल्सो प्रपोज अलाउइंग सब लीज और सेल सब्जेक्ट टू कंडीशन। आप इसको लीज पे भी डाल सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं।
सो द यूनिट जनरली, अगर आप लीज और सेल करना चाहते हैं तो कम से कम वो एटलीस्ट 10 साल पुराना होना चाहिए। एंड ओनरशिप चेंज फी मस्ट बी पेड टू द इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये टेक केयर करती है बिहार में बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये याद रखिएगा। कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ऑपरेट नहीं करती है, उनके लिए रिसोर्सेज जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये शेयरिंग एंड रिसोर्स अमंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को का भी प्रोविजन दिया गया है। दैट इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आल्सो बी परमिटेड टू फॉर्म ग्रुप्स एंड डेवलप कॉमन फैसिलिटीज। So this is especially useful for industries located outside formally developed industrial areas where individual units often face higher cost and inadequate infrastructure। तो उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये शेयर्ड फैसिलिटी इंक्लूड करेगा लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंट फैसिलिटीज एज वेल। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed industrial land reforms in Bihar, consider the following statement. First statement is, an entrepreneur may start another business on allotted industrial land with prior approval of the industrial area authority. This is the correct statement. Industrial unit may be permitted to share facilities such as fire safety system and treatment plants. This is also correct. Allotted industrial land can be transferred without payment of any fee. ये गलत है, आपको फी पे करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। So only 1 and 2. The transfer or change of ownership requires approval and payment of prescribed fee. तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, सभी पंचायतों में हाट, जिला और प्रखंडों में मार्ट खोले जाएंगे। चलिए ये क्या है न्यूज, ये देखते हैं। तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्रवण कुमार, उन्होंने अनाउंस किया है कि हाट बनाए जाएंगे इन एवरी ग्राम पंचायत। इट्स लाइक अ स्मॉल मार्केट एंड हाट एंड मार्ट एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाट एंड मार्ट, और जो पंचायत लेवल पे सिर्फ हाट। इट्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड लोकल मार्केट। So the initiative aims to strengthen rural markets and provide organized market access to जीविका प्रोडक्ट्स। तो जीविका दीदी जो प्रोडक्ट डेवलप करेगी उनको इन ऑर्गेनाइज्ड हाट में बेचा जाएगा। So the product of जीविका दीदी will be displayed and sold through these markets. Jivika products are also proposed at tourist destinations such as Bodh Gaya, Nalanda, Vaishali, Rajgir, Pawapuri, Rohtas, Buxar, Sitamarhi, and Kesaria. It connects rural producers directly with consumers. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to Bihar's proposed market network for Jivika products, consider the following statements. A hut will be opened in every gram panchayat. Correct statement है। Hut and marts will be established at block and district level. ये भी सही है। जीविका products will be sold only in rural areas. तो ये बनाए क्यों जाएगा फिर hut and mart at block and district level? So ये गलत स्टेटमेंट है, तो only option 1 and 2 are correct. जीविका products are also proposed to be sold at major tourist destinations. अगला है regarding solid waste management. उसके लिए पटना मॉडल वार्ड इनिशिएटिव डेवलप किया जाएगा। चलिए ये पूरा न्यूज़ क्या है देखते हैं। तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलप करेगा। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल डेवलप वन वार्ड फ्रॉम ईच म्युनिसिपल जोन एज अ मॉडल वार्ड डेवलप करेगा फ्रॉम ईच म्युनिसिपल जोन फॉर साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 75 वार्ड आते हैं, जिसको में से 6 वार्ड्स को सिलेक्ट किया गया है। इसके मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, 100% सॉलिड सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो जहां से कचरा ओरिजिनेट होता है, उनको सिखाया जाएगा प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन। देन पब्लिक गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। जैसे जो लोग गली के कोने पे या एक पर्टिकुलर एरिया में कचरा फेंकते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाएगा इसके अंदर। जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आता है, उसका जो डंपिंग पॉइंट्स है उसको भी रिमूव किया जाएगा। और इसमें पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सहयोग करेगा आगा खान फाउंडेशन, GIZ एंड एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप। सो द आगा खान जो फाउंडेशन एंड GIZ
वो असिस्ट करेगा इन द आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडल वार्ड्स, आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। और जो एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप है, इट विल हेल्प इन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग। सो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग किसका काम रहेगा? ये एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप का काम रहेगा। सो द एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप विल यूज अ क्लीन एयर डैशबोर्ड for real-time tracking of garbage vulnerable points, identification of C&D मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेगा, सर्वे एंड रिपोर्ट करेगा, मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स एंड अलर्ट, एंड इट विल इंश्योर टाइम बाउंड करेक्टिव एक्शन। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to Patna Model Ward Initiative for Solid Waste Management, consider the following statement. One ward for each municipal zone will be developed as a model ward. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The selected ward will ensure 100% waste segregation at source. ये भी बिल्कुल सही है। Public garbage collection point will be increased in these wards. ये सही नहीं है। So this one is wrong. The 1 and 2 only. Public garbage collection point will be eliminated, not increased. अगला आर्टिकल है, खास महल की भूमि का होगा सर्वेक्षण, जिलेवार सूची बनेगी। तो खास महल जो लैंड है उसका सर्वे होगा। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है वो देखते हैं। तो बिहार के रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू conduct a state-wide survey of Khas Mahal land. The district-wise campaign will be undertaken to prepare an integrated and updated digital database of such properties. खास महल लैंड का एक डिजिटल डेटाबेस बनेगा। चलिए पहले देख लेते हैं खास महल लैंड क्या होता है। खास महल लैंड इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ओन्ड प्लॉट, गवर्नमेंट का ही ये लैंड है। दैट वर लीज्ड, वो लीज किया जाता था टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा के समय, जब इनको लीज पे दिया जाता था एक फिक्स पीरियड के लिए, दैट इज 30 साल या 90 साल के लिए लीज पे दिया जाता था ये खास महल लैंड। तो ये गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का ही ये लैंड है, विच वर मेनली लीज्ड टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन मेनली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, 30 और 90 सालों के लिए। अगर ओनरशिप रूल की बात की जाए, द स्टेट गवर्नमेंट रिमेन्स द लीगल ओनर ऑफ द लैंड, द लीज होल्डर रिसीव्स ओनली द राइट टू यूज इट अकॉर्डिंग टू द लीज कंडीशन, वो बस यूज कर सकते हैं। ओनर सरकार होगी। द लीज होल्डर कैन नॉट सेल, ट्रांसफर और कमर्शियली यूज अ प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Khas Mahal land, consider the following statement. Its legal ownership remains with the state government. Absolutely correct. The leaseholder can sell it without government approval. Absolutely wrong. Bihar plans to prepare a district-wise digital database of such land. A correct statement. 1 and 3. Next is regarding mineral mining tender preparation. So, बांका में तांबा और सीसा, जिंक और जमुई में मैग्नेटाइट के खनन की निविदा मतलब टेंडर की तैयारी। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है ये देखते हैं। सो द बिहार डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ने टेंडर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है फॉर माइनिंग इन बांका एंड जमुई। बांका में कॉपर, लीड एंड जिंक की माइनिंग होगी और जमुई में मैग्नेटाइट की माइनिंग होगी। मैग्नेटाइट मींस आयरन का ओर। तो याद रखिएगा, जमुई में मैग्नेटाइट एंड बांका में कॉपर, लीड एंड जिंक स्टार्ट होगा। इसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए हैं। सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज आस्क्ड फॉर द अपडेटेड डिमार्केशन रिपोर्ट्स ऑफ सेंसिटिव जोन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट एरियाज को डिमार्केट करने का काम सौंपा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। This will simplify mining related procedures while ensuring forest and environmental compliance. State Geological Programming Board met under Secretary cum Mines Commissioner Anakshu Kumar Singh regarding this. तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। With reference to the proposed mineral exploration in Bihar, consider the following statement. Copper, lead and zinc mining is proposed in Banka district. Correct. Magnetite mining proposed in Jamui. Magnetite is primarily an ore of aluminium. Wrong. It's an ore of iron. So 1 and 2. ये न्यूज है रिगार्डिंग बिहार असेंबली ने पास किया है 13 बिल्स। कौन कौन से हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेंगे। सो ऑन द थर्ड डे ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन, 13 bills relating to prison reform, criminal control, industrial regulation, urban development, Panchayati Raj,
एंड हायर एजुकेशन वर पास्ड, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस बिल 2026। इसमें एक प्रावधान है, इट प्रोवाइड्स फॉर द क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमिक मॉनिटरिंग ऑफ द प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स को परोल पे बाहर छोड़ा जाएगा उनकी सिस्टमिक मॉनिटरिंग की जाएगी। So the prisoner released on parole may be monitored through an electronic tracking device to prevent absconding। अब वो भाग नहीं सकते, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2026, इसमें प्रपोज किया है अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। द इन्वेस्ट बिहार सेक्रेटेरिएट विल प्रोसेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन, और ये 30 दिनों में इस जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस किया जाएगा। सो एप्लीकेशन आर प्रपोज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब रूल, तो ताकि बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो। द थर्ड इम्पोर्टेंट वन इज बिहार अर्बन डेवलपमेंट बिल, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें 12 सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करने की बात की गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउन, पाटलिपुत्र। एंड सेकंड वन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हरिहर नाथपुरम, हरिहर। दीज वर टू इम्पोर्टेंट सैटेलाइट टाउनशिप दैट वाज इन द न्यूज। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बिल है जिसको पास किया गया है, दैट इज पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026। ये क्या करती है, ये एम्पावर करती है पंचायत को टू कलेक्ट advertisement fee and holding tax, and it makes approval of building plans important for multi-story construction। So अब आपको multi-story building construction के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बिल है रिगार्डिंग जुब्बा साहनी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाया जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the bill passed by the Bihar Legislative Assembly in 2026, consider the following statement. The Bihar Prison and Correctional Service Bill provides for the electronic monitoring of prisoners released on parole. Absolutely correct statement. The Bihar Ease of Doing Business will propose disposal of investment application within 30 days. This is also correct statement. The Panchayat Raj Amendment Bill prohibits Panchayat from collecting holding tax. नहीं, ये empower करता है पंचायत को, तो ये statement गलत है। So 1 and 2 correct statement है। The amendment empowers Panchayat to collect holding tax and advertisement fee। नेक्स्ट न्यूज है, जितने भी सूखेग्रस्त एरिया हैं बिहार में उनको डीजल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये न्यूज है, राज्य में जहां सूखे के हालात है वहां पे डीजल अनुदान मिलेगा। चलिए पूरा न्यूज देख लेते हैं। ड्यूरिंग बिहार असेंबली मानसून सेशन द गवर्नमेंट सेड the farmer in drought-like areas would receive diesel subsidy for irrigation. The announcement followed concern over इस बार का रेनफॉल ड्यू टू एल नीनो बहुत कम हुआ है, इसके लिए इसलिए डिफिशिएंट रेनफॉल है। इसके कारण जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैं उनको डीजल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। सो द अनाउंसमेंट फॉलोड कंसर्न ओवर डिफिशिएंट रेनफॉल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पैडी ट्रांसप्लांटेशन, पैडी कल्टीवेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चलते ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। So the low rainfall affected paddy and other kharif crops in several areas. Diesel subsidy will help farmers operate private irrigation facilities such as pump set ये डीजल सब्सिडी से आराम से वो अपना पंप सेट चला सकेंगे। और उन्हें और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है दैट ऑफिशियल्स वर डायरेक्टेड टू इंश्योर 12 hours of electricity supply from 6 AM to 6 PM for irrigation। So 12 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इंश्योर किया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Bihar measures for rainfall deficient areas, consider the following statements. So the diesel subsidy will provide to farmers in areas facing drought-like condition. Correct. Agriculture electricity supply has been directed for 12 hours from 6 AM to 6 PM. This is also correct. Diesel subsidy will be given only after the entire state is formally declared drought affected. ये statement गलत है. So 1 and 2 only. Relief may be provided in affected areas without declaring the entire state drought affected. बिहार ने केंद्र से 7,900 करोड़ के विशेष शिक्षा पैकेज की मांग की है। ये पैकेज की मांग क्यों हुई है, चलिए देखते हैं। So the Bihar Education Department sought 7,900 crore special education package from Union Government। ये किस पर्पस के लिए, तो 3,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट
2000 करोड़ फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस लैब्स, हॉस्टल्स, टीचर्स ट्रेनिंग एंड गर्ल्स एजुकेशन के लिए। डिजिटल एजुकेशन के लिए 1000 करोड़ मांगे गए हैं और संस्कृत स्कूल्स के लिए 500 करोड़ मांगे गए हैं। संस्कृत विद्यापीठ के लिए 900 करोड़ का अनुदान मांगा गया है फॉर मॉडर्न संस्कृत विद्यापीठ इन ऑल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। सारे 9 डिविजन्स में संस्कृत विद्यापीठ खोलने के लिए 900 करोड़ का डिमांड किया गया है बाय द स्टेट बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू बिहार प्रपोजल rupees 7,900 crore special education package, consider the following statements. First, rupees 3,000 crore has been sought for school infrastructure and digital classroom. सही है। Modern Sanskrit Vidyapith are proposed in all 9 divisions of Bihar. सही है। The entire package is exclusively meant for Sanskrit education. This is wrong. So 1 and 2. The package also covers digital learning, school infrastructure, teacher training, girls education and quality improvement. Next article is about डेंगू कंट्रोल एंड इबोला प्रिपेयर्डनेस। चलिए न्यूज क्या है पहले ये देख लेते हैं। 18 areas of Patna were identified as dengue hotspot and placed under special surveillance. डेंगू टेस्टिंग विल बी फ्री फ्रॉम पीएमसीएच और यहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला जाएगा। इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट पीएमसीएच फॉर एडमिनिस्ट्रेट जापान में डेंगू वैक्सीन। हॉटस्पॉट यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिए हैं। डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो दैट ब्रीड इन क्लीन एंड स्टेगनेंट वाटर। साफ पानी में ये ब्रीड करता है, इसलिए कहा जाता है कि कूलर वाले पानी या अगल बगल जितने भी पानी है उसको इकट्ठा ना होने दे। जो ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगी पीएमसीएच, कौन सी वैक्सीन है? दैट इज क्यूडेंगा वैक्सीन है। ये डेंगू वैक्सीन है क्यूडेंगा, जिसको TAK-003 भी कहा जाता है। इसका डेवलपर कौन है? इसका डेवलपर है टकेडा फार्मास्यूटिकल्स, जो कि जापानीज कंपनी है। टारगेट ग्रुप अगर देखा जाए तो अप्रूव फॉर इंडिविजुअल एज 4 to 60 ईयर्स। इनको 2 डोज में दिया जाएगा। स्पेस मतलब 3 मंथ के अंतराल में इनको 2 डोज दिया जाएगा। सिमिलरली इबोला के लिए भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। इबोला क्या वायरस है? क्या इबोला इज अ रेयर बट सीवियर जूनोटिक वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस बिलोंगिंग टू, इसका जीनस याद रखिएगा, ऑर्थो इबोला वायरस ऑफ फाइलोवर्डे फैमिली। तो जीनस है इबोला, ऑर्थो इबोला वायरस एंड फैमिली है फाइलोवर्डे। इट इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज। ये रेयर है बट बहुत फेटल है। रेयर बट फेटल। अगर मेजर आउटब्रेक कॉजिंग वायरस को देखा जाए तो इबोला वायरस, सूडान वायरस, बूंदी बिगियो वायरस, ये 3 इसके वेरिएंट्स हैं। ये डिजीज को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1976 में इन सेंट्रल अफ्रीका। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 2 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। और इसका कॉज बेसिकली कहा माना जाता है अफ्रीकन फ्रूट बैट्स। जैसे एडिस का मॉस्किटो है, इसका इबोला का है अफ्रीकन फ्रूट बैट्स। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। ऐसे ब्रीदिंग या उसके थ्रू नहीं होता, ब्रीदिंग और एयर के थ्रू नहीं होता, फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके फ्लूइड में अगर आप कांटेक्ट में आ गए then it is you will also be infected. It is not transmitted by mosquito or causal airborne contact. Fertility की बात की जाए तो about 50% fertility है और अगर past outbreaks की बात की जाए तो fertility 25% से लेकर 90% तक इसकी fertility rate है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to dengue and Ebola, consider the following statement. Dengue is mainly transmitted by infected Aedes mosquito, correct. Ebola is spread primarily through direct contact with infected body fluids, ये भी करेक्ट है। बोथ डिजीजेस आर मॉस्किटो बॉर्न, नहीं। एक इबोला है वो फ्रूट बैट से फैलता है और डेंगू है वो एडिस मॉस्किटो से फैलता है। सो 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इबोला इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न, इट इज फ्रूट बैट। सो 1 and 2। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। फिर चलिए कल मिलते हैं।